दोस्तों नमस्कार। वह नेहरू युग के नहीं, वह नरेंद्र मोदी के दौर के भी नहीं, लेकिन भारत की राजनीतिक जमीन पर जितने भी राजनीतिक प्रयोग इन दोनों के दौर के बीच में हुए, उस हर राजनीतिक प्रयोग के गवाह और शायद उन्हें खेने वाले कोई शख्स का नाम अगर है तो वो नाम मुलायम सिंह यादव है। वह नेहरू काल के नेताओं की कतार में कतई खड़े नहीं थे जहां पर बहुत मीठा बोला जाता हो, और ना ही वह मोदी काल के दौर के नेताओं की कतार में जहां पर इस देश के भीतर नफरत घोली जाती हो। वह तो उस दौर के थे जहां पर गैर कांग्रेसवाद का नारा था, उस नारे से परिवर्तित होते हुए गैर भाजपावाद का नारा भी गूंजा, और 360 डिग्री में मुलायम सिंह यादव की राजनीति भी घूमी। इस देश के भीतर में मंडल कमंडल के दौर में मंडल के जरिए राजनीति को साधते हुए उन्होंने कांशी राम को भी साधा और कल्याण सिंह को भी साधा। यह कल्पना के परे है कि भारत की राजनीति में कोई शख्स अखाड़े से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर खड़ा हो जाए और उन सब के बीच इस देश का कोई नेता यह कहने की हिम्मत ना करे कि दरअसल मुलायम सिंह यादव की राजनीति में कहीं कोई सेंध लगा सकता है। ऐसी राजनीति जिसने बहुत तीखा प्रहार किया, ऐसी राजनीति जिसने जमीन पर युवाओं को संघर्ष करना सिखाया, ऐसी राजनीति जिसने नेहरू के बाद और मोदी से पहले के हर दौर को न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि उत्तर प्रदेश की समूची राजनीति को अपने इर्द गिर्द ही घूमने दिया। उस शख्स के बारे में और उस शख्स के अतीत के पन्नों को जरूर पढ़िए। ये ऐसे पन्ने हैं जिन पन्नों के आश्रय आपको संघर्ष की आस दिखाई देगी। समीकरण के दौर में जब सोशल इंजीनियरिंग और जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति चलती है तो उसके माहिर खिलाड़ी के तौर पर मुलायम सिंह का नाम आपकी जुबान पर होगा। इन पन्नों को खोलते वक्त हो सकता है आपके जहन में यह शख्स भी आए कि दरअसल राम मनोहर लोहिया के वह चेले हुआ करते थे। जी नहीं, राम मनोहर लोहिया ने जब उन्हें देखा और उनके संघर्ष को देखा और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जसवंत नगर और इटावा जब पूरी तरीके से बंद हो गया, यह दौर 1966 का है। सफर पर निकलिएगा तो दो चार बातें आप अपने जहन में आज रख लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो भारत की राजनीति को मथता है, जो भारत की राजनीति के आने वाले वक्त को कहीं आपको इंगित करता है और बीत चुके वक्त में कहीं आने वाले वक्त में कुछ कोहिनूर को आपके सामने रखने का प्रयास करता है। इन पन्नों तले आपको याद आएगा कि मुलायम सिंह यादव ने लोहिया के साए तले राजनीति शुरू की। समाजवादी विचारधारा उन्हें घुट्टी पी पी कर मिली, और तो और चरण सिंह के नेतृत्व में उन्होंने जिस उत्तर प्रदेश के भीतर राजनीति की शुरुआत की और अपना आधार बनाया, वहां के मुखिया भी रहे और उस राज्य की राजनीति को देश की राजनीति में परचम लहराते हुए भी पहुंचाया। गैर कांग्रेसवाद के जरिए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे और उसके बाद राजनीति की शतरंज में फंसते भी चले गए। और दूसरी तरफ संघ परिवार, और संघ परिवार के चक्कर और उसके दौरान उन्होंने पार्टी बनाई। व्यापक विरोध के बावजूद कांशी राम से समझौता किया। भाजपा के होने के बावजूद या कहें संघ परिवार की तमाम बिसात के बीच उन्होंने कांशी राम को साथ भी किया, और कांशी राम जब फिसल गए तो फिर अपनी सियासत को अल्पसंख्यकों के आश्रय जिस बारीकी से ताना बाना बुना, उसका ताना बुना आज भी आपको किसी राज्य की किसी राजनीति और किसी नेता में आपको दिखाई नहीं देगा। दरअसल सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति अस्थायी नहीं रह सकी। मुलायम सिंह ने इसे बाखूबी समझा। दलित राजनीति की समस्याओं ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठजोड़ को अंजाम तक तो पहुंचाया, लेकिन अनुकूल के साथ साथ प्रतिकूल अंजाम भी इस दौर में मुलायम सिंह ने ही देखा। दलित, मुसलमान, पिछड़ा वर्ग, इसकी अगर एकता कर दी जाए तो फिर गैर भाजपावाद से संघर्ष किया जा सकता है और उसके खिलाफ खड़े हुआ जा सकता है। यह ताना बाना उन्होंने अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा या फिर अपनी रणनीति, और इस रणनीति में माहिर एक दौर में समाजवाद
कॉरपोरेट समाजवाद के तौर पर भी पहचाना गया। लेकिन आइए इस सफर पर चलने से पहले हम आपको लिए चलते हैं शिकोहाबाद, क्योंकि शिकोहाबाद से ही मुलायम सिंह की राजनीतिक शुरुआत होती है। शिकोहाबाद में जिस वक्त दंगल सजा हुआ था, उस दंगल के भीतर में तमाम लोग अखाड़ों में मौजूद थे। उस अखाड़े के बीच अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर पहलवान को मुलायम सिंह ने पटक दिया, और जैसे ही पटका उनकी नजर उस वक्त नत्थू सिंह पर पड़ी और नत्थू सिंह की नजर मुलायम सिंह पर पड़ी। समाजवादी नेता नत्थू सिंह, वो समझ गए कि यह शख्स जिस हुनर और पैंतरे के साथ अखाड़े के भीतर संघर्ष करता है, अगर यह सड़क पर राजनीतिक तुरही को बजाते हुए निकल जाए तो स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। और उसके बाद जब जसवंत नगर से नत्थू सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो प्रचार की बागडोर और किसी ने नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव ने संभाली। नत्थू सिंह चुनाव जीत गए और उसके बाद राज्य में 1966 का वक्त आता है जब संघर्ष का बिगुल बजता है। उससे पहले एक चीज जहन में रखिएगा, मुलायम सिंह यादव अपने परिवार के अकेले बेटे नहीं थे, लेकिन पिता ने अखाड़े में उतारने के लिए ना रतन सिंह को चुना, ना अभय सिंह को चुना, ना राजपाल को चुना, ना शिवपाल को चुना। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को चुना और मुलायम सिंह यादव की वर्जिश पिता खुद किया करते थे जब वो अखाड़े में उतरते थे। और उसमें जो मिट्टी की खुशबू और पसीने की गंध दोनों जब मिल जाती थी तो पिताजी कहते थे यही वो ताकत है जिसे तुम्हें समझना है। और इस पसीने की ताकत का पहला प्रभाव, जिस बात का जिक्र हम अखाड़े से कर रहे थे, उसका एहसास उनको 1954 में हुआ। 1954 में सिंचाई दर बढ़ाने के लिए आंदोलन समूचे उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और उस समय 15 बरस की उम्र में स्कूल की पढ़ाई करते हुए मुलायम सिंह यादव भी आंदोलनरत थे, क्योंकि लोहिया उस वक्त आए थे उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में। और उन्होंने बच्चों से कहा था कि बच्चों पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन वो भाषण का हिस्सा सुनिए, पढ़ाई जरूरी है लेकिन जब किसान को पूरा हक नहीं मिलेगा तो पढ़ाई करके क्या होगा, इसीलिए पसीना तो बहाना होगा। और मुलायम सिंह का पहला संघर्ष 1954 में आंदोलनरत होते हुए था, लेकिन उस वक्त सीधे रूबरू लोहिया से हुए नहीं थे। लोहिया से रूबरू वो 1966 में होते हैं जब सीधी मुलाकात होती है। और उस वक्त 27 बरस की उम्र और आंदोलन फिर से पूरे राज्य में, और जिस तरीके से आंदोलन करते हुए जसवंत नगर और इटावा में बंद हुआ, उसमें नत्थू सिंह ने मुलाकात करवाई लोहिया से। और लोहिया ने देखकर कहा कि दरअसल ये भविष्य के सबसे कद्दावर तौर पर नेता बन सकते हैं। उन्होंने उनकी पीठ ठोकी और कांग्रेस के खिलाफ जारी आंदोलन को तेज करते हुए जो मंत्र मुलायम के कान में दिया वो यही था कि कांग्रेस को साधना जिस दिन सीख लोगे उस दिन आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और संयोग देखिए 1967 में जसवंत नगर विधानसभा में वही उम्मीदवार के तौर पर होते हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता लखन सिंह सामने खड़े हैं। लखन सिंह को पराजित करते हैं और वो कहते हैं मैंने कांग्रेस को साधना सीख लिया। लेकिन खड़ी की सुई बड़ी तेजी से घूमती है और परिस्थितियों को पलटती भी है। इसीलिए जब बाबरी मस्जिद और दूसरी तरफ मंडल, इन दो परिस्थितियों को लेकर मंडल कमंडल का संघर्ष भारत की राजनीति ने देखना शुरू किया, तो मुलायम सिंह ने बाखूबी इस बात को समझ लिया कि दरअसल अब गैर कांग्रेसवाद से नहीं, गैर भाजपावाद से ही काम चलेगा। और 1952 में लोहिया ने जो शिफ्ट किया 360 डिग्री में, उन्होंने कहा क्या था, उस भाषण का एक हिस्सा देखिए। उन्होंने कहा अब राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। कांग्रेस की चौधराहट खत्म करने के लिए डॉक्टर लोहिया ने यह राजनीतिक औजार 1967 में विकसित किया था। अब कांग्रेस की सत्ता पर इजारेदारी का श्रेय हो चुका है, खत्म हो चुकी है। इसीलिए राजनीति में गैर कांग्रेसवाद की कोई जगह नहीं, उसका स्थान गैर भाजपावाद ने ले लिया है। यहां से उनकी लड़ाई उस परिस्थिति में शुरू होती है जहां पर आज भी समाजवादी पार्टी टिकी हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर मुलायम सिंह अब नहीं है।
मुलायम सिंह को देखकर ही कई राजनीतिक परतें एक एक करके खुद खुल जाती थी और बतलाती थी कि जातियों के भीतर घुसकर उसको कैसे पाटना है और उसके जरिए नेताओं को कैसे खड़ा करना है। यह भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब बीएसपी के साथ सत्ता पाने का खेल मुलायम सिंह ने किया और समाजवादी जमीन पर सोशल इंजीनियरिंग का खेल उन्होंने अति पिछड़ी जातियां जो थी उनसे जो मेल मिलाप किया, वो कोई सामान्य मेल मिलाप नहीं था जिसमें गढ़िया थे, नाई थे, सैनी थे, कश्यप थे, जुलाहे थे। उन सबको जो एकजुट करने की अपील वो किया करते थे, तो वह भी मौजूदा वक्त में कोई नेता इस तरीके से नहीं कहेगा जो मुलायम सिंह यादव कहा करते थे। और शायद आज की तारीख में जब ये लोग सोचते हैं कि जातियों का प्रभाव राजनीति पर अगर ध्रुवीकरण के जरिए हो सकता है, तो उस जाति के नेता को भी कैसे खड़ा करना है, यह मुलायम सिंह यादव की ताकत थी। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देखिए, और एकजुट होना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को याद कीजिए और चौधरी चरण सिंह को भी याद करिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कर्पूरी ठाकुर की जात के कितने लोग थे बिहार में रहे होंगे। उन सब के बावजूद वो ना सिर्फ नेता बने बल्कि मुख्यमंत्री बन गए। चौधरी चरण सिंह की जाति को लेकर भी खड़ा कीजिएगा तो वो चुनाव जीत नहीं पाते, लेकिन वो बड़े नेता बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो वजह सिर्फ जाति नहीं होती है। जाति के सोशल इंजीनियरिंग का ये पाठ मुलायम सिंह यादव ही पढ़ा पाते थे और इसीलिए जो भी नेता छत्रप के तौर पर या जातीय तौर पर निकल कर आया, मुलायम सिंह यादव को वो कभी भुला नहीं पाया। आईने में जब जब उसने अपना चेहरा देखा, जातीय समीकरण के आश्रय अपने को बड़ा होते हुए उसने मुलायम सिंह के अक्स तले ही खुद को देखा। और शायद इसीलिए जातीय समीकरण के आश्रय बीजेपी उत्तर प्रदेश को कभी साध नहीं पाई और जहां समाजवादी पार्टी कमजोर हुई और जहां इस दौर में नई राजनीति का जन्म मोदी काल में हुआ या उससे पहले की परिस्थितियों ने जो उत्तर प्रदेश की बिसात में कहीं उस कॉरपोरेट के करप्शन को शामिल कर लिया जो राजनीति के समानांतर चलता था और उसका राजनीतिक प्रयोग पहली बार दिल्ली से जब शुरुआत हुई तो फिर उस राजनीति में शायद बीजेपी आगे बढ़ती चली गई। इसलिए वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग का पाठ जिस बात का जिक्र मुलायम सिंह कह रहे थे, वो कहते कहते यहां तक कहते हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद अपने बूते राष्ट्रपति बने, जेपी हो या लोहिया, उन्होंने अपनी जाति के आश्रय राजनीति नहीं साधी, बल्कि उन्होंने अपने आप में इतना दमखम भरा जिसके जरिए नेता बन पाए और इस देश की अगुवाई कर सके। यह ताकत हर उसमें होनी चाहिए जो वह पिछड़ी जातियों के गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी को खड़ा करना चाहते थे। यह जो समानता का बोध था, कांशीराम इसको भी समझे और कांशीराम इसीलिए साथ भी आकर खड़ा हुए, यह भी एक सच है। लेकिन 1993 में बीजेपी ने जिस तरीके से बीएसपी को अलग किया, या फिर 93 में एक लिहाज से समझिए कि बीजेपी बीएसपी के साथ खड़े होकर बीजेपी को पहले हराया और उसके बाद जिस तरीके से सत्ता पाई, उसमें एक झटके के बाद 95 ने बीजेपी ने कांशीराम को फुसलाकर जब समाजवादी पार्टी से अलग किया, तो विधानसभा के भीतर जब सामने कल्याण सिंह पड़े तो कल्याण सिंह को सोचिए जरा क्या कहा हो गया। कल्याण सिंह मुस्कुरा रहे थे ये कहकर कि आप कांशीराम को अपने साथ ले गए, बीएसपी को अपने साथ ले गए और हमें हरा दिया। देखिए, हमने भी राजनीतिक प्रयोग कर लिया और अब स्वर्ण वोटों को लेकर जो कल तक मनुवाद का जिक्र करते थे, अब वो हमारे साथ खड़े हैं। इस पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देखिए, ऐसा है वो कुर्सी जो दूर पड़ी है वो विपक्ष की कुर्सी है और इस तरफ देखिए ये सत्ताधारी मुख्यमंत्री की कुर्सी है। आप कहां पर हैं? आपने गठबंधन किया, हमारी ताकत को कमजोर किया, सत्ता में आए, लेकिन ना तो आप मुख्यमंत्री हो पाए और आपकी विपक्ष की कुर्सी भी चली गई, मैं जाकर बैठता हूं। यह कटाक्ष कल्याण सिंह के भीतर बड़े लंबे वक्त तक रहा और कल्याण सिंह एक वक्त में जब राजनीति में बीजेपी के भीतर हारते दिखाई दिए तो उन्हें सहारा और किसी ने नहीं, मुलायम सिंह यादव की राजनीति ने दिया। और इसमें डिबाई का जिक्र हमको करना चाहिए। डिबाई की जो उपचुनाव जब वहां हो रहे थे तो उन्होंने भी एक लोध उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा किया और भाषण का वो हिस्सा सुनिए फिर से।
जिसका जिक्र मुलायम सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने लोध उम्मीदवार को जिताने के लिए अगर कल्याण सिंह की इज्जत बचाना चाहते हो, वो वोटरों से कह रहे हैं, वो अभी डिबाई में जो गढ़ है कल्याण सिंह का, और कहते हैं अगर कल्याण सिंह की इज्जत को बचाना चाहते हो तो समाजवादी पार्टी को जिताओ, जब तक मैं मजबूत रहूंगा तभी तक कल्याण सिंह की इज्जत है और भाजपा में उनकी पूछ बरकरार रहेगी, यानी उनको उसके बाद कोई पूछेगा नहीं। यानी एक तरफ सांप्रदायिक कल्याण सिंह को ठहराते हुए, दूसरी तरफ दलितों के सिरमौर कांशीराम को कहते हुए मुलायम दोनों को कैसे साधते हुए चलते थे, यह सियासत के बोल मौजूदा वक्त में आपको कभी नजर नहीं आएंगे। और इन सब के साथ यह भी समझिए कि जब 1985-92 का जिक्र करेंगे और उस दौर में जब आइएगा तो कांशीराम को मुलायम ने ही जिताया, और दलित मुसलमान पिछड़े गठजोड़ की राजनीति में उन्होंने बीजेपी के स्वर्ण वोट बैंक, जो स्वर्ण जातियों का जो वोट बैंक है, उसमें भी सेंध लगा दी। यानी संसदीय राजनीति में विचारधारा से इतर समीकरण क्या मायने रखता है, यह पहला पाठ भारत की राजनीति में किसी ने पढ़ाया तो वो मुलायम सिंह यादव थे। यानी समीकरण की अपनी विचारधारा होती है जो आपको सत्ता तक ले जाएगी। विचारधारा की कोई अपनी सत्ता नहीं होती है, वह लोगों को जोड़ती है। इन दोनों के बीच खड़े होकर मुलायम सिंह ने जब चाहा विचारधारा का जिक्र किया, जब चाहा अपने तौर पर उन्होंने समीकरण का जिक्र किया। और इस समीकरण के मद्देनजर हमें याद आता है 2009 में जब आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने बना दिया था, और 2009 के मार्च के महीने में 10 जनपद पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव, और तमाम जर्नलिस्ट बाहर खड़े थे 10 जनपद के बाहर। और ये तकरीबन ऐलान के 4 घंटे पहले और उसके बाद का जिक्र हमें याद आ रहा है कि 10 जनपद से जब वो बाहर निकले तो कुर्ता पूरा पसीने से लथपथ था, और वो कुर्ते को उठा के उसमें हवा मार रहे थे जिससे पसीना सूख जाए। पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं, तो उन्होंने अपना बदन सुखाते हुए कहा होगा, गठबंधन भी होगा और सब ठीक भी होगा, क्योंकि जो खटास 2008 में आ गई थी उसके मद्देनजर वह चीज़ों को बदल रहे थे। लेकिन इन सब के साथ एक चीज़ और समझिए, जब वो पार्लियामेंट में भाषण देने के लिए खड़े हुए थे 2009 में, यह बड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त उन्होंने 2009 के भाषण में उन्होंने जिक्र किया संसद के भीतर में कि 1992 में बाबरी मस्जिद की असल लड़ाई तो उन्होंने ही लड़ी थी। यानी आडवाणी सामने खड़े थे जिनका भाषण उनसे ठीक पहले हुआ था। उन्होंने कहा था मंदिर के लिए मर मिटने को हम तैयार हैं। और 2009 में जब उनके भाषण में आया कि बाबरी मस्जिद की लड़ाई तो उन्होंने ही लड़ी थी, इस सियासत ने एक नई परिस्थिति लाकर खड़ा कर दी। यानी गैर कांग्रेसवाद के बाद गैर भाजपावाद और उसके साथ राष्ट्रीय राजनीति को दखल देते हुए जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके मर्म को छूने की कोशिश जो मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट में कर रहे थे, यही प्रयास उन्होंने मंडल कमंडल के दौर में किया था। और ध्यान दीजिए, जब उनकी राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होती है, कांग्रेस गायब हो जाती है और कांग्रेस आज तक सत्ता में नहीं आ पाई। उसकी वजह मायावती या काशीराम नहीं, उसकी बड़ी वजह मुलायम सिंह ही थे। यानी मुलायम सिंह की राजनीति के उस हुनर को समझने की कोशिश कीजिए। वो लड़ाई लड़ रहे हैं गैर भाजपावाद के खिलाफ और गैर कांग्रेसवाद की परिस्थिति उन्होंने त्याग दी है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आए और बीजेपी से हुनर और लड़ाई करते हुए वो लगातार दिखाई भी दें। इतनी बेहतरीन राजनीति कौन कर सकता है? और कांग्रेस इसको समझ भी नहीं पाए, बीजेपी समझे तो उसके लिए इसको अनदेखा करना जरूरी हो, क्योंकि उसे भी समझ में आ रहा है कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ज्यादा मुश्किल होगी, समाजवादी पार्टी तो फिर भी चल जाएगी। ऐसी राजनीति के अंतर्विरोध में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को हर पल लाकर खड़ा करने की कोशिश की और जिस वक्त उनका नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लिया भी जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने जो पाठ पढ़ाया भारत की राजनीति के महारथियों को और राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, पाठ यही था
कि दरअसल राष्ट्रीय राजनीति करते हुए आप सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन राज्यों की राजनीति में अगर आप नहीं आ पाएंगे और छत्रपों से के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर आने वाले वक्त में आपको ना तो देश माफ करेगा ना आपको देश चुनेगा। संसद के भीतर तमाम नेताओं के बीच बैठकर जब इस बात का जिक्र हो रहा था कौन प्रधानमंत्री होगा, कैसे होगा, बहुत सारे नाम आए। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, ये सही है। मुलायम का नाम भी आया, लालू का नाम भी आया, ज्योति बसु का नाम भी आया, लेकिन सवाल यह था कि उसे साध कौन रहा था। देवीलाल भी बैठे थे। सब लोगों के बीच साधने की प्रक्रिया में मुलायम सिंह चल रहे थे। ये वही मुलायम सिंह है जो मौजूदा वक्त में शायद भारत के एकमात्र नेता हैं जॉर्ज फर्नांडिस के बाद, जो ये कहने से नहीं कतराए कि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है, क्योंकि उनकी राजनीति जिस दौर में शुरू हुई थी उस दौर में भारत चीन युद्ध से लोग आहत थे, भारत का समाज आहत था, भारत अपने तौर पर आहत था। और उन परिस्थितियों को उन्होंने देखा, समझा, और आज भी उस पीढ़ी के लोगों से पूछिएगा जब, तो वो कहेंगे कि चीन नंबर 1 दुश्मन है। नटवर सिंह ने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया है। लेकिन सवाल है कि दुनिया के सामने मुलायम सिंह यादव की राजनीति इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि राष्ट्रीय नेता के तौर से ज्यादा उन्होंने हमेशा राज्य के अपने अनुकूल परिस्थितियों को साधने की कोशिश की। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जो इस देश के भीतर में प्रधानमंत्रियों को बनाता था, और वो प्रधानमंत्री ना बनते हुए भी उत्तर प्रदेश की सियासत को ऐसा साधते थे कि प्रधानमंत्री कोई भी हो बिना मुलायम सिंह के नहीं चलेगा। इसीलिए वो आखिरी दृश्य भी हर किसी के जहन में जरूर होना चाहिए। जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे योगी, 2017 में चले जाइए, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे थे और उनके कान में मुलायम सिंह क्या कह रहे थे। हालांकि अखिलेश ने कहा वो जो कह रहे थे वो तो उन्होंने कहा, लेकिन सियासी तौर पर इसके मायने आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को किस राजनीतिक रास्ते पर चलना है, वो रास्ता भी उस कान में बुदबुदाते हुए शब्दों के साथ छिपा था। लेकिन भारत की राजनीति में मोदी काल शायद उस ऐसे काल की तरह है जो बार बार वो नेहरू को याद करते हैं, तो इसलिए भी याद करते हैं कि नेहरू काल शायद भारत की राजनीति में एक छतरी की तरह है। उसको कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी राजनीतिक मंत्र में छत्रपों को खत्म करने की शुरुआत की। इस दायरे में आकर समाजवादी पार्टी भी फंसी, लेकिन मुलायम सिंह तब तक राजनीति साधने के मामले में बुजुर्ग हो चले थे। साइंटिफिक सामाजिक तौर पर जरा समझने की कोशिश कीजिए, इस उम्र के बावजूद उन्होंने जो वैचारिक आधार समीकरण को दिया उससे आगे भारत की राजनीति आज तक नहीं निकल पाई है। और मुलायम का राजनीतिक प्रयोग सही मायने में राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का एक ऐसा आईना है जिसमें लोहिया से लेकर सोनिया तक की यात्रा और सत्ता को जो भी आकलन करना है और उसके जरिए जो सत्ता की विचारधारा का आकलन करना है, सबको आप करना चाहेंगे तो लोहिया से सोनिया तक के दौर में आप इससे इतर देख नहीं पाएंगे। यह भी एक सच है। और आखिरी सच जो शायद अखिलेश यादव के लिए है, क्योंकि 1975 मार्च का महीना जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुलायम सिंह यादव थे। 18 मार्च 1975 को दिया गया उनका भाषण। वो नौजवानों को लेकर क्या कह रहे थे और नौजवानों से क्या कह रहे थे। नौजवानों की नाराजगी की वजह सामाजिक और आर्थिक है। अपने ही बच्चों के खिलाफ कांग्रेस सरकार लाठी, गोली, डीआईआर, मीसा, गुंडा एक्ट का इस्तेमाल कर रही है। अपने कुर्सी बचाने के लिए सरकार दमन कर लाठी चार्ज करवा रही है और अपनी कब्र को खोद रही है। यह युवा जिस दिन खड़ा हो गया उस दिन भारत की राजनीति बदल जाएगी। यानी जेपी ने जिन युवाओं का साथ देने की सोच जो शुरुआत की थी उसको नए तरीके से सियासी और राजनीतिक तौर पर मुलायम सिंह यादव ने 1975 में समझा और मुलायम के इस रुख ने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में युवाओं को एक तरीके से समाजवादी नायक करार दे दिया और जिसकी बिसात पर हर तबके को साथ जोड़ते हुए एक नई राजनीति की शुरुआत उन्होंने की। और कभी भी वह हिचके नहीं इस बात को कहने से जब विजय बहादुर सिंह हुए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उन्होंने राजीव गांधी से कहा, जनाब यह तो वह कुर्सी है जिस कुर्सी पर एक वक्त में यहां पर गोविंद वल्लभ पंत सरीखे लोग बैठते, आपने माफिया को बैठा दिया। यानी ध्यान दीजिए, राजनीति की ऐसी धार, जिस धार पर चलते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश को साधा, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया और भारत की राजनीति के भीतर छत्रपों को एक लिहाज से न सिर्फ खड़ा किया बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के सामने दीवार बनकर वो खड़े भी हुए और इस बात का भी खुले तौर पर ऐलान करने से नहीं चुके, छत्रपों के बगैर किसी सरकार की कल्पना मत कीजिएगा। यह वह काल है जो 1960 के दशक से शुरू होता है और 2010 तक बाखूबी इस देश के भीतर में 2012 तक कहिए, जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने, इस पूरे कालखंड में तमाम राजनीतिक प्रयोग मुलायम सिंह यादव के नाम है। उनके इस राजनीतिक सफर को मौजूदा युवा पीढ़ी कितना समझ पाए, लेकिन शायद मौजूदा सत्ता की पीढ़ियां जानती है कि दरअसल इस राजनीति का मतलब क्या है और मुलायम सिंह होने का मतलब क्या है। धरती पुत्र कह लीजिए, नेताजी कह लीजिए, उनकी जुबान पर हर कार्यकर्ता का नाम था, इस बात का जिक्र कर लीजिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, विचारधारा और समीकरण दोनों के बीच में चलते हुए विचारधारा को भी साधना और समीकरण के आश्रय सत्ता को भी साधना, इस सियासत का जोड़ भारत की राजनीति में ना लोहिया को मिला था, ना सोनिया गांधी समझ पाई और मौजूदा वक्त में शायद कोई दूसरा नेता समझ पा रहा हो या फिर इस पर अमल करने की स्थिति में आ रहा हो। श्रद्धांजलि मुलायम सिंह यादव को उनका आखिरी सफर या अंतिम सफर पर श्रद्धांजलि। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।